हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास बैच में। तो इस प्रयास बैच के अंदर जैसा कि आपको पता ही है, आज हमने बैच लॉन्च किया है। यहाँ पर हम उत्तराखंड फॉरेस्टर की तैयारी करा रहे हैं और प्रत्येक एनसीईआरटी के प्रत्येक चैप्टर के हम यहाँ पर एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक चैप्टर को हम 2 दिन यानी कि 2 लेक्चर में एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस प्रयास बैच का उद्देश्य यही है कि जो वन दरोगा आपका जो सपना है इसको साकार कराना है। तो वन दरोगा में हम यहाँ पर जो नोट्स वगैरह हैं इसके, वो हम टेलीग्राम चैनल जो कि हमारा प्रयास बैच उत्तराखंड फॉरेस्टर, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा और हमारे चैनल यूनिक स्टडी आइडिया को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इज़ इन आवर सराउंडिंग, हमारे परिवेश में द्रव्य, हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो हमारा आज का चैप्टर होगा ये पार्ट फर्स्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल हम पार्ट सेकंड इसका लेकर आएंगे और 3 चैप्टर होने के बाद यानी कि 6 दिन के बाद 7वें दिन हम लाइव टेस्ट सीरीज आप लेकर आएंगे। और आपने जैसा जो हमने इस बैच का जो हमने पहले वीडियो डाली थी वहाँ पर भी हमने इस बैच के बारे में बताया था, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ स्वतः मिलते हैं तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की प्रोसेस को यहाँ पर विसरण कहा जाता है। जब दो अलग अलग पदार्थ यहाँ पर मिलते हैं, विसरण द्रव्य का एक गुण होता है जिसमें उसके गणों की गति के कारण पदार्थ वहाँ पर मिल जाते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि जो विसरित पदार्थ होते हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि ठोस से द्रव में बदलना कहलाता है। जब कोई ठोस द्रव में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है संगलन यानी कि गलन। देखो, जो ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन तो कोई ठोस डायरेक्टली गैस में चेंज है, कोई गैस डायरेक्टली ठोस में चेंज होती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठीक है। और जमना क्या होता है? जब कोई द्रव ठोस में चेंज होता है, जैसे आपने कोई पानी की बोतल फ्रिज में रखी तो वो ठोस में चेंज हो जाएगी, तो इसको बोला जाता है जमना या हिमीकरण। और संघनन क्या होता है कि जब कोई गैस द्रव में चेंज होती है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है संघनन। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, इसी कारण से हम सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है। और जो पसीने की जो प्रोसेस है ये एक हमारी शारीरिक प्रक्रिया है जिसके कारण हमें ठंडक यानी कि शीतलता मिलती है। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखो पसीने से क्या होगा, क्योंकि पसीने को आसानी से ये सूती कपड़ा उसको अवशोषित कर देगा। ठीक है। और वायुमंडल में वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर फॉरेस्टर की कंप्लीट तैयारी 60। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाष्पीकरण की दर किसमें नहीं बढ़ती है। जो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो किसमें नहीं बढ़ती है? तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, सतह क्षेत्रफल बढ़ाने पर। देखो, जैसा हम सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कपड़ों को सुखाने के लिए उनको फैला दिया जाता है, सतह बढ़ाई जाती है, तो वाष्पीकरण वहाँ पर ज़्यादा होता है और वो जल्दी सूखते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा, ताप में वृद्धि। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म करोगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा दे रखा है आर्द्रता में गति में वृद्धि। देखो, आर्द्रता में जब कमी होती है तो वाष्पीकरण बढ़ता है, यहाँ पर लिख रखा है नहीं बढ़ता है। तो आर्द्रता की गति में वृद्धि। ठीक है, मतलब जैसा कि आर्द्रता की गति अगर आप बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण वहाँ पर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है। और वायु की गति में वृद्धि। देखो, वायु की गति में जब हम बढ़ाएंगे, वायु की गति जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जलवाष्प के जो कण होंगे वो ज़्यादा जल्दी उड़ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आर्द्रता में वृद्धि से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ेगी, यानी कि घट जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि भोजन के अति हिमीकरण यानी कि डीप फ्रीज के लिए क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि हिमीकरण क्या होता है। देखो, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग। जब आप शीतलन द्वारा या फ्रीजिंग द्वारा क्या करोगे, जब आप मतलब किसी चीज़ को शीतल करके, ठंडा करके उस द्रव को ठोस में चेंज करोगे, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है फ्रीजिंग या हिमीकरण।
ठीक है। तो अति हिमीकरण के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको कि हम ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ये ड्राई आइस जो है यहाँ पर अति हिमीकरण के लिए यानी कि डीप फ्रीज के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए, यूके एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट, कि जल में पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन का रंग कैसा होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका कलर कैसा होता है। तो जो इसका कलर होता है वो गहरा बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है, गहरा बैंगनी रंग का। तो आप उत्तराखंड फॉरेस्टर सीरीज के लिए जो प्रयास बैच चलाया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम द्रव्य की पांचवी अवस्था खोजी गई थी। देखो, जो सबसे पहले द्रव्य की पांचवी अवस्था पर जो वर्क किया था वो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, SN बोस ने की थी। इसके बाद इस पर काम आइंस्टाइन ने भी किया था। SN बोस ने जो आपका काम इस पर किया था वो 1920 में किया था। इसके बाद आपका इस पर जो है वर्क अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी किया था। इसीलिए इस पांचवी अवस्था को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है संयुक्त रूप से। ठीक है। और यहाँ पर सामान्य वायु के घनत्व के एक लाखवें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यहाँ पर तैयार होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक घनत्व वाला द्रव्य है, सबसे अधिक डेंसिटी किस द्रव्य की होती है, ये आपको बताना है। तो जो सबसे अधिक डेंसिटी होती है, आप क्या करिए कि किसी इस पे गिलास पे आप ठोस भी भरिए, द्रव भी भरिए, गैस भी भरिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सबसे अधिक जो घनत्व होगा वो गैस का होगा। ठीक है। वहाँ पर बहुत कम मात्रा में गैस आप भर पाओगे, यानी कि उसका जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठोस की डेंसिटी तो सबसे कम होती है और द्रव्य की इन दोनों के बीच होती है। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, वह द्रव्य जिसका आयतन निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है, उनको क्या बोला जाता है। देखिए, जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन, साइज एंड वॉल्यूम दोनों के दोनों डिफाइंड होते हैं, निश्चित होते हैं। जो द्रव्य होता है इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। आयतन तो निश्चित होगा लेकिन साइज निश्चित नहीं होगा। और जो गैस होता है इसका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार, आप इसको आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है। जो द्रव्य होता है इसको आप जिस पात्र में भरोगे उसी का साइज ले लेगा, लेकिन अगर वो 2 kg है तो वो 2 kg ही रहेगा, यानी कि उसका आयतन निश्चित रहेगा। प्रयास बैच का प्रयास है आपको फॉरेस्टर बनाना, आप अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, यानी कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री इसका जनक किसे माना जाता है। तो एंटोनी लावाज़िए जो हैं आपके, इनको यहाँ पर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माना जाता है। रदरफोर्ड ने तो परमाणु की खोज की थी और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी यहाँ पर दी थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो द्रव्य की जो अधिकतम संख्या होती है वो 5 होती है। 3 तो आपको पता ही होगा, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी अभी अभी हमने बताया भी था। SN बोस ने जिसकी खोज की थी 1920 में, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस पर काम किया था, इसीलिए उसको संयुक्त रूप से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सामान्यतः द्रव्य की भौतिक वर्गीकरण में अवस्था में शामिल नहीं है। मतलब भौतिक रूप से अगर हम देखें तो कौन सा इनमें शामिल नहीं है। आपको पता है भौतिक रूप से ठोस, द्रव, गैस तो होता है, लेकिन जो कोलाइडल होता है ये भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सी पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपकी पदार्थ की 5वीं अवस्था जो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या घनीभूत भी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो अवस्था होती है इसको हम बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम टेम्परेचर पर ठंडा कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कपूर का जलना कहलाता है। जो कपूर होता है उसका जलना, आपने देखा होगा जब भी कपूर जलता है तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो जब भी कोई ठोस बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन।
तो कपूर का जलना कैसी प्रोसेस है, तो वो एक ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है। यूनिक स्टडी आइडिया उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा लाई गई है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। जब भी कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है वाष्पन कहा जाता है। कोई भी द्रव गैस में वाष्पन या क्वथन इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि ड्राई आइस भी बोली जाती है, सूखी बर्फ। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज होना, इसको क्या बोला जाता है, तो दोस्तों इसको बोला जाता है सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वन दरोगा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों 17वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ताप का एसआई मात्रक होता है। जो ताप होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप जो होता है इसका एसआई मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 373 डिग्री केल्विन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विसरण की दर सबसे कम होती है। विसरण की सबसे कम दर किस में होती है, तो विसरण की जो सबसे कम दर होती है वो ठोस में होती है। ठोस में, ठोस जो होता है उसकी स्मेल हम काफ़ी लेट में हमें आती है, और उससे पहले जो है वो गैस की स्मेल वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका 18वीं का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और जो द्रव होता है ये इन दोनों के बीच में होता है। तो दोस्तों जल का गलनांक होता है, जल का गलनांक यानी कि जिस पॉइंट पर जल यहाँ पर गलना शुरू होता है या बर्फ़ गलना शुरू होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 डिग्री केल्विन। अगर केल्विन में पूछेगा तो 273 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, और आप इसको फ़ारेनहाइट में भी हमें चेंज करके, आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके हमें कमेंट करके बताइए कि जल का गलनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये हमें कमेंट करके आप बताइए। तो दोस्तों यूनिक स्टडी आइडिया हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर, प्रयास बैच जो कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ कराई जा रही है। किसी भी तरह के समस्या के लिए आप इस पर संपर्क करें। तो देखिए क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जो डायरेक्टली ठोस से गैस में चेंज हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, तो डायरेक्टली जो चेंज होते हैं कपूर भी होता है, आयोडीन भी होता है और एंथ्रोसेन भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट इसमें आपका। इसके अलावा जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड भी होता है ऊर्ध्वपातन करने वाले सामान्य पदार्थ। तो इसी तरह की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। रोज़ाना आपको यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर रोज़ाना क्लासेस मिलेगी, और 7वें दिन आपको यहाँ पर लाइव क्विज़ मिलेगा जहाँ पर हम लाइव कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से। और इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आने वाले आपके सारे दोस्त क्या बन सके, वन दरोगा बन सकें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त वन दरोगा बन सकें। तैयारी करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।